नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने 10th के अर्थशास्त्र के 6ठे अध्याय वैश्वीकरण का भाग 1 लेकर आया हूँ। वैश्वीकरण समझने से पहले हमें दो मूल चीज़ों को समझना होगा, निजीकरण और उदारीकरण। निजीकरण क्या है कि जब कोई निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम पर अपना स्वामित्व या अधिकार करके उसके प्रबंधनों को चलाता है तो उसे हम कहते हैं कि निजीकरण। आर्थिक विकास में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के तहत 1991 में इसे अपनाया था। और दूसरा क्षेत्र है उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है कि सरकार द्वारा प्रतिबंध जो लगाया जाता है या किसी कंपनी को पर नियंत्रण जो रहता है उसको थोड़ा ढीला करना, उसके वर्चस्व को, सरकार के वर्चस्व को थोड़ा कम कर लेना। या जैसे किसी कटौती के लिए सरकार किसी चीज़ पर टैक्स लगा देती है, किसी चीज़ पर बॉन्ड बना देती है, उन सबको थोड़ा ढीला करना, इसे उदारीकरण कहते हैं। कि सरकार अपने कार्यों के, अपने नियंत्रण को, अपने अनिवार्यता को थोड़ा कम कर लेता है किसी दूसरे कंपनी, किसी विदेशी कंपनी के लिए, तो उसी को कहते हैं उदारीकरण। और कहा जाता है कि वैश्वीकरण निजीकरण और उदारीकरण की नीति को अपनाने का परिणाम है। वैश्वीकरण क्या है कि वैश्वीकरण में हम राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी मूल्यों के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या सोचेंगे कि आर्थिक मूल्य क्या है वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण कहने का मतलब है कि विश्व के बहुत से देशों को मिलाकर उसकी अर्थव्यवस्था को एक जगह मिला के एकीकरण कर देना, उसी को कहते हैं कि वैश्वीकरण। कि किसी भी देश में निर्बाध रूप से उसके सारे सामानों को बेचा जा सके, सामान ही नहीं, उसके टेक्नोलॉजी को, जिसको प्रौद्योगिकी कहते हैं, टेक्नोलॉजी को, उसके सेवा को, उसके उद्योग को, उसके कार्य को, हर चीज़ को एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप से बेचा जा सके, उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के कुछ अंग हैं कि कैसे वैश्वीकरण हो सकता है, कैसे वैश्वीकरण को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए इसके कुछ अंग हैं कि व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी करना। इसके कहने का क्या अर्थ है कि विश्व के कोई दूसरा देश जब भारत में व्यापार करने आए, व्यवसाय करने आए, तो उन्हें इसकी स्वतंत्रता मिले। और या भारत का कोई कंपनी किसी दूसरे देश में व्यापार करने जाए, अपना सेवा या वस्तु बेचने जाए, तो उसको भी क्या मिले, वहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त हो कि वो अपने वस्तु को अपनी तरह से बेच सके। दूसरा है कि पूंजी का निर्बाध प्रवाह। अर्थात क्या कि अगर कोई पूंजीपति विदेश का है और चाहता है कि हम भारत में आकर अपना निवेश करें, तो उसे इसकी स्वतंत्रता मिले। या भारत का कोई पूंजीपति चाहता है कि विदेश में जाके अपनी पूंजी के निवेश करे, तो उसको भी उसका स्वतंत्रता मिले। तो पूंजी का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए। प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, अर्थात कि टेक्नोलॉजी, किसी दूसरे देश का टेक्नोलॉजी है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में वो टेक्नोलॉजी आ जाए, तो हमको इसका कोई बाधा न रहे कि हम उस टेक्नोलॉजी को ला के अपने देश में उसका यूज कर सकते हैं, मतलब आयात कर सके टेक्नोलॉजी का। इसकी भी हमें क्या हो, पूर्णतः स्वतंत्रता। उसके बाद श्रम का निर्बाध प्रवाह। श्रम मतलब लेबर, चाहे वो मेंटल रूप से किया जाए चाहे फिजिकल रूप से, मतलब मानसिक श्रम हो या शारीरिक श्रम हो, दोनों तरह के श्रम को निर्बाध रूप से प्रवाह होना चाहिए। कि विदेश का कोई आदमी आके यहाँ पे अगर अपना काम करना चाहता है, रोजगार खोजता है, तो उसे मिल जाए और उसकी वो स्वतंत्रता हो कि वो अपने काम में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि विदेशी जो विकसित देश है वो नहीं चाहते हैं कि कोई अर्थ विकसित या विकासशील देशों के लोग आके हमारे देश में और कार्य पर अधिकार कर लें, तो वो कुछ बाधा कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ये कार्य धीरे धीरे चल रहा है। और सबसे अंतिम में पूंजी का पूर्ण परिवर्तन। कि कोई ये रुकावट ना लगे कि हम उस देश के पूंजी को, हर देश का अपना अपना मुद्रा होता है, तो हर देश अपना अपना मुद्रा अपने देश में तो चलाता ही है, लेकिन जब हम भारत का कोई पूंजीपति है जब विदेश में जाएगा, बोलेगा कि नहीं हम भारतीय मुद्रा को तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, हम भारतीय मुद्रा को नहीं, तो क्या हो कि निर्बाध रूप से वहाँ जाए तो उसके मुद्रा को उस देश के मुद्रा के वैल्यू के अनुसार एक्सचेंज कर दिया जाए, तो निर्बाध रूप से क्या होगा कि व्यापार बढ़ेगा और वैश्वीकरण आगे होगा। वैश्वीकरण से ही वैश्विक गांव का सोच लोगों के मन में आया। अब क्या किया गया कि विश्व में हर देश में एक वैश्विक गांव हो। वैश्विक गांव क्या होता है?
वैश्विक गांव क्या है कि एक ऐसा जगह हो जहां विश्व के सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के, सभी संस्कृति के लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से रह सकें। उसी को कहते हैं, जो जगह होता है उसको बोलते हैं वैश्विक गांव। हमारे देश में भी मुंबई से कुछ दूर पर एक निजी कंपनी द्वारा वैश्विक गांव की संरचना की जा रही है, वैश्विक गांव बनाया जा रहा है। वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं कि ऐसी कंपनियां जिसका व्यापार या व्यवसाय पर एक से अधिक देशों में उनका आधिपत्य होता है, कि एक से अधिक देशों में वो अपना व्यापार करते हैं, उनका व्यापार चलते रहता है एक से अधिक देशों में, तो उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसे कि सैमसंग है, जैसे कि नोकिया है, जैसे कि टाटा मोटर्स हैं, जैसे कि थम्सअप है, ये कोका कोला है। ये सब कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बहुत से बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो विश्व में अलग अलग देशों में कार्य करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्य प्रक्रिया, कार्य प्रणाली। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या सोचती हैं? कोई भी कंपनी सोचती क्या है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ प्रॉफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लाभ होगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखती है कि किस देश में श्रम आसानी से मिल जाए, कच्चा माल आसानी से मिल जाए, उन्हें भूमि आसानी से मिल जाए, मतलब कम दाम में, और अच्छा से अच्छा उपयोग कर सके। तो ये क्या होती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उसमें एक बड़ा ही अद्भुत चीज़ है क्या कि आउटसोर्सिंग। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कि यहाँ पे अपना उद्योग लगा दिया तो यहीं पे सारा काम करेगा, कच्चा माल से यहीं पे वस्तु का निर्माण कर लेगा, ऐसा बात नहीं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां में आउटसोर्सिंग एक टर्म होता है, जिसमें क्या करते हैं कि वो अगर चाहते हैं कि एक कंपनी बनाना चाहते हैं, कुछ उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उसका जो कैसा होगा उसके लिए नक्शा बनवाने के लिए हो सकता है कि वो अमेरिका से नक्शा बनवा ले, अमेरिका के बड़े किसी टेक्निकल कंपनी से वह नक्शा तैयार कर ले, या वस्तु का मटेरियल का कैसा होना चाहिए ये बना ले, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डेवलप है वो। फिर वो क्या करे कि सो अपना जो वस्तु बनाना है, जो मशीनरी बनाना है, वो जो उसका पार्ट पुर्जा बनाना है, वो क्या करे तो चाइना में बनवा ले, क्योंकि चाइना में पार्ट पुर्जा बनाना आसान है या कम पैसों में बन जाता है। फिर उस पार्ट पुर्जे को जोड़ के मशीन बनाना है तो उसको क्या करे कि मैक्सिको में बनवाए, क्यों वहाँ पे क्या है टेक्निकल बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो वो उसको जल्दी से जल्दी बना देगा और वहाँ पे व्यापार करना और विश्व भर में उसका व्यापार करना शुरू कर दे। और क्या करे कि जैसे ग्राहकों की सेवा के लिए कॉल सेंटर का प्रयोग करना है तो वो भारत में अपना कॉल सेंटर खोल देता है, कि भारत में कम पैसे में पढ़े लिखे ज़्यादा अच्छे अंग्रेजी जानने वाले लोग यहाँ मिल जाते हैं, लोग यहाँ कॉल सेंटर खोल देता है। तो विश्व व्यापार ऐसा कार्य करता है कि हर जगह से वो अपना व्यापार करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उसकी यही कार्य प्रणाली है कि विश्व भर के उत्पादों को जोड़ता भी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करता है कि विश्व भर के उत्पादों को जोड़ देता है, कि क्या करता है उसमें वो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेता है। कि जब वो आया, विदेश से कोई कंपनी आई भारत में, तो वो क्या किया कि इसको देखा कि यहाँ पे ये कंपनी है जो हमारे कार्य लायक काम करती है, हम जो काम करते हैं वही काम ये भी करती है और इस देश में, तो वो जैसे कोका कोला कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो वो आई तो थम्सअप ब्रांड को अपने में खरीद ली और उसको मिला के बनाने लगी, अपना व्यापार शुरू कर दी, उत्पादन करने। दूसरा क्या कार्य करती है कि स्थानीय कंपनियों से संयुक्त उत्पादन करती है। संयुक्त उत्पादन करने का मतलब क्या कि कुछ चीज़ों वो खुद बनाती और कुछ चीज़ों स्थानीय कंपनी से बनवाती है। जैसे हीरो होंडा, तो हीरो भारत की कंपनी थी, होंडा विदेशी कंपनी थी, दोनों मिलकर बहुत समय तक एक दूसरे के साथ कार्य किए। अब जाके वो क्या, हीरो अपना बनाने लगा और होंडा अपना कार्य बनाने, अपना वस्तु बनाने लगा। तो दोनों जब मिल के काम करते तो संयुक्त रूप से, तो उसको भी क्या होता है, जो स्थानीय कंपनी होती है उसको भी विश्व भर में उसका चीज़ बिकने लगता है, तो उसको भी प्रॉफिट होने लगता है। फिर क्या करती है कि छोटे उत्पादकों का मदद लेती है, जो वस्त्र बनाने वाले, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, खिलौना बनाने वाली कंपनी है, या छोटे छोटे वस्तु बनाने वाले कंपनी, वो क्या करती है कि छोटे छोटे जो स्थानीय कंपनी होते हैं, छोटे छोटे जो उत्पादन कंपनियां होती हैं, उन्हें अपना कार्य दे देता है कि भाई तुम बना दो, और अपना ब्रांड उस पर मार के विश्व भर में उसको बेचने लगता है। कि कम लागत में उसको बनवा लिया और क्या किया कि पूरे दुनिया में अपना ब्रांड बना के उसको बेचने लगा। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फायदा है। और क्या है कि वैश्वीकरण एवं बाजार का एकीकरण। कि वैश्वीकरण से क्या हो गया कि विश्व में जितने भी छोटे छोटे देश थे उसका क्या बाजार डेवलप कर गया, कि इससे क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा, जैसे हमारे ही देश का कोई वस्तु का उत्पादन है उसको विश्व मार्केट मिल जाता है,
कि अगर हम उसको निर्बाध न करें, रोके नहीं, तो क्या होगा कि भारत की जो कंपनी है और विदेश की वही चीज़ बनाने वाली कंपनी है, वो दोनों क्या होगी, एक दूसरे की प्रतियोगिता में आ जाएगी। अब दूसरे की प्रतियोगिता में आ जाएगी तो भारत की भी वस्तु विदेश में जाके बिकने लगेगी और विदेश का वस्तु भी भारत में आकर बिकने लगेगा। इससे क्या होगा कि विश्व भर का जो भी वस्तु बनता है उसका मार्केट का मूल्य सामान्य हो जाएगा। सामान्य रूप से दोनों वस्तु का अगर उत्पादन एक जैसा है, वस्तु की योग्यता एक जैसा है, तो दोनों का मूल्य एक जैसा हो जाएगा और उन्हें विदेशी कंपनियों से सीखने का और उससे प्रतियोगिता करने का या अपना व्यापार आगे बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या क्या विस्तार होता है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे चलती हैं और क्या क्या होता है हमारे बिहार राज्य में, कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य कर रही हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स जरूर कीजिए कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा और क्या आप जानना चाहते हैं और इसके बारे में, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं और क्या क्या बता सकता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।